हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पीपीएस की प्लेलिस्ट। पीपीएस जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम कोडिंग सी लैंग्वेज जो बेसिकली पढ़ते हैं। तो उसमें हमारी पहली यूनिट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम उसके पीडीएफ नोट्स और उसके साथ में आपको एक वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे जो देख रहे हैं ये मिल जाएगा। उसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पीडीएफ नोट्स कुछ इस टाइप के मिलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने पीडीएफ नोट्स बना के रखे हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन कर दी जाएगी। वहां से आप सिंपली वन क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल, ये सिर्फ और सिर्फ 5 पेज की ही है, कह सकते हैं कि पीडीएफ, जो कि बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए अगर आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करते हैं। क्योंकि आपको विद इन 20 या 30 मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हैं एक यूनिट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्या है फर्स्ट यूनिट में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहली हेडिंग है डिजिटल कंप्यूटर। अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ मशीन एंड दैट स्टोर डेटा, सॉरी यार यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे डेटा इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट और परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट यूजिंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट, जैसे नंबर के फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर करता है और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे प्लस माइनस लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये सभी ऑपरेशंस होते हैं, तो उनको हम परफॉर्म करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल यूनिट क्या होती है, अभी बात करते हैं कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है। इसके कितने फंक्शंस होते हैं उसको ही फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट है इनपुट, और उसके बाद में सीपीयू होता है। तो सीपीयू के अंदर कितनी चीजें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है, दूसरी कौन सी होती है, एएलयू, जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और वो कहाँ किससे कनेक्टेड होती है, हमारी मेमोरी यूनिट से। क्यों कनेक्ट होती है, क्योंकि हमें जो भी डेटा को स्टोर करना होता है या फेच करना होता है, तो वो कहाँ से होता है, मेमोरी यूनिट से। और जो भी ये काम प्रोसेस किया जाता है वो सीपीयू के थ्रू। और प्रोसेसिंग के बाद में जो भी हमारा आउटपुट आता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक आउटपुट यूनिट भी होती है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सीपीयू क्या है, इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड सीपीयू इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड दैट एक्ट्स एज इट्स कंट्रोल सेंटर, ओके। और हम इसमें एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, इट हैज द टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज द एएलयू। सो यहाँ पे लिख भी सकते हो। और उसके बाद में मेमोरी यूनिट यहाँ पे बात करते हैं, इट कैन बी रिफर्ड एज अ स्टोरेज एरिया इन विच प्रोग्राम आर केप्ट विच आर रनिंग एंड दैट कंटेन्स नीडेड बाय द रनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब है कि आप कोई भी सपोज आप प्रोग्राम रन किए या कोई भी आप कोई सॉफ्टवेयर सपोज चला रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज चला रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी नीड पड़ती है आपको स्टोर करने की डेटा मेमोरी में, तो आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको वहां से कोई डेटा को फेच करना है तो आप फेच कर सकते हैं। तो वो कहाँ से फेच हो रहा होगा, मेमोरी यूनिट से फेच हो रहा होगा। बस इसका मतलब यही है। तो मेमोरी यूनिट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम दो पार्ट में कर सकते हैं। पहला कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी से, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी ये है, प्राइमरी मेमोरी इज अ फास्ट इन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। कोई भी हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। इट इज अ वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर अगर शट डाउन हो गया तो मेमोरी में जितना भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, या कह सकते हो वो लॉस हो जाता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, रैम और रोम। तो अब वही बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड when a large amount of data and program must be stored for a long term basis। अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी डेटा चाहिए, सपोज आप कोई मूवी स्टोर करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, जो ये सभी मेमोरीज होती हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है। अब बात करते हैं एएलयू की। एएलयू क्या होता है, एएलयू ऑपरेट्स द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे जो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और एंड नॉट, इस टाइप के जो भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो हमारे एएलयू के थ्रू की जाती हैं। वहीं पे मैं बात करूं कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये क्या करता है, एक आपको सिग्नल जनरेट करता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं और उनसे क्या ऑपरेशन करवाना है, ये सभी चीजें हमारी कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट देखता है। तो वहीं पे बात करता हूं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट आर यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू रीड द डेटा एंड मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पे कीबोर्ड लिखना था, और माउस, जॉयस्टिक और एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई भी मिस प्रिंटिंग हो सकती है क्योंकि मैंने खुद से बनाई है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है। और उसको यार वहां पे आप थोड़ा
स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट हमारी यूनिट है आउटपुट यूनिट। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट आर सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। कोई भी हमारा डेटा है या आउटपुट आया है उसको कहाँ दिखाना है, हमें यूजर को दिखाने के लिए किसकी यूज करते हैं, आउटपुट यूनिट का। आउटपुट यूनिट डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ वे एंड दैट द यूजर कैन अंडरस्टैंड। जो भी हमारी कह सकते हो कि डेटा है उसको अंडरस्टैंड यूजर कर सके, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस को यूज करते हैं। इट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल। सपोज कोई भी कोडिंग है, कोडिंग की फॉर्म में हम नहीं समझ सकते हैं, तो उसको हम किसमें, आउटपुट की फॉर्म में हम उसको आउटपुट कह सकते हो कि जनरेट करते हैं। और वो कैसा होता है कि ह्यूमन पढ़ सके, तो उस टाइप की जो भी चीजें होती है वो हमारी आउटपुट यूनिट के अंदर आती हैं। तो ये हमारा आ गया कि यूनिट ऑफ कंप्यूटर कितनी है, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब बात करेंगे कि कितने टाइप के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर टेल्स एवरीथिंग फ्रॉम योर जीपीयू टू योर डिस्क ड्राइवर एंड स्क्रीन एंड व्हाट टू डू। जो भी हमारा कोई भी काम करना है, स्क्रीन है, ड्राइवर है, और जो भी हमारे जीपीयू, जीपीयू मीन्स ग्राफिकल, तो जीपीयू मीन्स ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके साथ में एग्जांपल में जैसे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसर है, इंटेल का है, एएमडी का है, ये सभी जो प्रोसेसर है वो हमारे ये कंप्यूटर के एक एलिमेंट्स कह सकते हो। ठीक है, मेन मेमोरी क्या होती है, ये स्टोर करती है प्रोग्राम्स को, डेटा को, और इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और अगर प्राइमरी मेमोरी कहते हैं तो आप यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो या मेन मेमोरी भी वोलेटाइल होती है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड नेटवर्क इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ द डेटा, मैनेजमेंट ऑफ पावर, लोड्स एंड कंट्रोल ऑफ द मशीन फंक्शंस। तो जो भी हमारे कम्युनिकेशन होते हैं सीपीयू और ट्रांसफर डेटा मैनेजमेंट और जो भी हमारा कंट्रोल फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के थ्रू। वहीं पे बात करते हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस क्या करता है, ये कम्युनिकेशन करवाता है किसके, प्रोसेसर, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कैसे, तो ये वायरिंग होती है। ठीक है, जैसे बस वो क्या करती है, कैरीज करता है पर्सन्स को एक प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे हमारा बस क्या करता है, हमारा एक एक प्लेस से एक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो भी डेटा होता है उसको कैरी करता है। ठीक है, अब मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम सभी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। और ये कनेक्शन होता है जहां पे जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे सीपीयू कनेक्ट करते हैं, मेमोरी कनेक्ट करते हैं, एचडीडी हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं। तो बस इतने ही थे हमारे, और भी बहुत सारे हैं एलिमेंट्स। तो उसको आप वहां पे ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने सिर्फ उतने ही लिखे हैं जिससे आपको पढ़ने में भी इजी हो और आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए जिससे आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए। तो अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की की बात करें तो मेमोरी हायरार्की इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेमोरी एंड इट अरेंज अकॉर्डिंग टू एक्सेस एंड द टाइम कैपेसिटी। अभी देखो क्या मेमोरी हायरार्की, हमारे पास बहुत टाइप की मेमोरीज पाई जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हमको मैनेज करना होता है और उसको हम एक्सेस और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमारी जो इसमें देख सकते हो कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 टाइप से मेमोरीज ऑर्गेनाइज की गई है। जिसमें देखो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर दिखा रहा है, ये सबसे छोटी होती है लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे फास्ट होती है। उसके बाद में कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या करती है, ये उससे थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा होती है, बट इसमें क्या कर सकते हैं, ये सीपीयू से कम फास्ट और मेन मेमोरी से ज्यादा फास्ट होती है। तो ऐसे ये लेवल बना के रख दिया गया है। और यहाँ पे मेन मेमोरी है और ये सबसे नीचे जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे हायरार्की तो आप पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स आर स्पेशल मेमोरी यूनिट्स एंड विच आर यूज्ड टू हैंडल द इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस यूनिट ऑफ द कंप्यूटर एंड स्पीड अप रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। जो भी हमारा कह सकते हो कि हमारी जो भी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की जो रेट है उसको फास्ट करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारी सीपीयू के अंदर पाई जाती है। और वहीं पे कैश मेमोरी की बात करें, ये स्मॉलर होती है और फास्ट मेमोरी दैट स्टोर द कपल ऑफ डेटा फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन। जो भी हमारा सपोज हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं उस टाइम पे जो भी हमारा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है डेटा, उसको हम कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, कैश मेमोरी में। जिससे अगर हमें फिर से जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत ही जाकर के वहां से डेटा ले आ सकता हूँ, और ना कि मैं जाऊँ मेन मेमोरी में। अगर मेन मेमोरी में जाता हूँ तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम कैश मेमोरी का यूज कर लेते हैं एज अ मीडियम जब हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे होते हैं। तो आपको कभी कभी देखा होगा कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जब ऑन करेंगे तो वो टाइम लेता है, लेकिन अगर उसको कट करके दोबारा से तुरंत ही ऑन करते हैं तो वो कम टाइम लेता है। इसका मतलब है कि पहले जब किया तो वो मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेकर आया, लेकिन दूसरी बार में वो क्या किया, वो डायरेक्ट कैश मेमोरी से आपको डेटा लेकर के आपको दे दिया। तो इससे आपका टाइम कम लेगा। तो वहीं पे बात करें कि मेन मेमोरी क्या होती है, एक
इसको हम कह सकते हैं कि ये जो रैम होती है ना, अभी सबको पता होगा कि रैम क्या होती है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें क्या करते हैं कि ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया या हमारा मोबाइल ऑफ हो गया हो जाता है, तो जितना भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और उसके बाद में ये जो मेन मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। और वहीं पे बात करें कि सेकेंडरी मेमोरी की, वहीं पे बात करें सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि इट इज नॉन वोलेटाइल एंड यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सपोज आपको 3 GB का डेटा स्टोर करना है, तो अगर मेन मेमोरी में यूज करेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, ये होती है ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहते हैं। तो जैसे हमारे पास एस हार्ड ड्राइव है, SSD है, पेन ड्राइव है, और जो भी हमारी डिस्क होती हैं, कैसेट्स होती हैं, उनको हम सब लोग सेकेंडरी मेमोरीज कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है अगर आप पीपीएस पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेसर इज अ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उनको परफॉर्म करता है। और इसमें प्रोसेसर परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिकल और अदर बेसिक इंस्ट्रक्शन। जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सिंपल कह सकते हो कि हमारे प्रोसेसर के थ्रू होते हैं। और प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, बट टेक्निकली नॉट करेक्ट, सिंस सीपीयू इज जस्ट वन प्रोसेसर इनसाइड अ पर्सनल कंप्यूटर। और जीपीयू इज अनदर प्रोसेसर। एक सीपीयू होता है, उसके साथ में एक जीपीयू भी होता है। और इवन सम हार्ड डिवाइस ड्राइवर्स टेक्निकली कैपेबल टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग। और उसके साथ में भी और भी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करती हैं। इसलिए हम टेक्निकली कहते हैं कि सीपीयू है, बट टेक्निकली ये सही नहीं है। और वहीं पे बात करते हैं कि कैपेबिलिटीज क्या है प्रोसेसर की। सपोज यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दी है कि एबिलिटी टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एट द गिवन टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिलेटिव क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसर, तो कौन कौन से, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब होता है कोई भी डेटा को रिट्रीव करना, कोई भी रैम से या रोम से। और उसके साथ में डिकोड का मतलब होता है जो भी मैंने डेटा क्या कर सकते हैं, फेच किया है, तो उससे हमको क्या करना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है। वहीं पे एग्जीक्यूटेड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, जो भी हमारे सिग्नल्स मिल गए हैं उनको क्या करना है, ऑपरेशन अब उनपे परफॉर्म करने हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, वहां पे एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रैम क्या होती है। यहाँ पे मैंने प्रोसेसर पढ़ लिया है, अब बात करते हैं रैम की। तो रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी बैंक। बैंक का मतलब है कि यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं बहुत सा डेटा, जो कि टेम्परेरी स्टोर होता है, क्योंकि when where your computer store data it need to retrieve quickly। अगर हमको बहुत ही जल्दी से डेटा को चाहिए तो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, रैम में स्टोर करते हैं, जो कि इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल का मतलब है कि अगर कंप्यूटर शट डाउन होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। और वहीं पर रोम क्या होती है, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन नेचर, ये तो पता ही होगा। और व्हेन यू हैव टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देन यू कैन यूज इट, सिंपल। और अब बात करते हैं ओएस की। ओएस इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। अब ये क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और इसके हार्डवेयर के बीच में। अभी जैसे कोई भी यूजर है वो हार्डवेयर से नहीं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है कि हे जाओ मुझे ये करके दे दो, जाओ मुझे प्रिंटर, जाओ मुझे 4 फोटोकॉपी चाहिए, नहीं कर सकता ना। तो इसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। जैसे हमारे पास विंडो है, लिनक्स है, तो ये सभी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने में हार्डवेयर से हेल्प करते हैं। तो इट ऑपरेट्स आर बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो किसके थ्रू, ओएस के थ्रू की जाती हैं। और ओएस है क्या, एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इनेबल करता है इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, और उसके साथ में यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हमारे पास यूजर्स है और वो क्या करते हैं, यहाँ पे ओएस है और नीचे क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर से डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो भी कहना होता है काम करने को, वो हमारा सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स करते रहते हैं। सिंपल ये डायग्राम है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये देखो कन्वीनियंस है, ओएस मेक्स कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट यूज। अभी ऐसे हम यूज करेंगे तो बहुत ही नहीं कर सकते ना, आदमी को अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी कि यार कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए ये हमारा एक कन्वीनियंट यूज होता है। ठीक है, उसके साथ में इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। और उसके साथ में इवॉल्व एबिलिटी टू इवॉल्व, ओएस शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच वे टू परमिट इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अगर हम इसको यूज करते हैं ओएस को, तो इससे हम टेस्टिंग और जो भी डेवलपमेंट है वो इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज हमको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
तो अब बात करेंगे हम फंक्शंस कितने होते हैं। फंक्शंस का मतलब है क्या क्या हम ऑपरेशंस या क्या क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन कौन सी हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, उसके उसके साथ में डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है। तो ये जो चीजें थी वो मेरी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की थी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। अब बात करेंगे हम असेंबलर्स की। तो असेंबलर क्या होता है? Assembler, it converts assembly language to machine code and called a translator. Assembler are like compiler. जो भी हमारा असेंबलर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और इसको हम ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। और असेंबलर को असेंबलर एक कंपाइलर जैसा होता है। अभी कंपाइलर क्या होता है वो नीचे पढ़ने वाले हैं। इट टेक्स बेसिकली कमांड एंड ऑपरेशन फ्रॉम द असेंबली कोड एंड कन्वर्ट्स देम इनटू द बाइनरी कोड। क्या करता है, जो भी हमारे कमांड्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको लेता है और उनको असेंबली कोड से कन्वर्ट कर देता है, किसमें, बाइनरी कोड में। और इट प्रोड्यूस द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट कोड को हम ऑब्जेक्ट फाइल कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर ही ऑब्जेक्ट कोड होता है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कुछ नहीं होता है, सिंपल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम यूज करके हम कन्वर्ट ट्रांसलेटर का यूज एक ट्रांसलेटर बना देते हैं, जिससे हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें बाइनरी बाइनरी कोड में। और उसके साथ में कह सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, और उसके साथ में ये मशीन पे डिपेंड करती है। सिंपल था सिंपल। अब बात करते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। इट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। जैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन से हैं, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। वहीं पे बात करते हैं, कंपाइलर स्कैन्स द ऑल कोड ऑफ द प्रोग्राम एंड फाइंड एरर एंड बग्स एंड शो ऑन द डिस्प्ले, एंड व्हेन नो एरर एंड बग्स देन फाइल इन द कंपाइलर then find in the file the compiler and makes the object code of the program file। क्या करता है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। और वो क्या करता है, कंपाइलेशन के टाइम पे और प्रोग्राम, अगर मैं बताऊं कि अगर कोई भी कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम पे अपनी, कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट नहीं होता है। अगर कोई भी एरर मिलता है उनको क्या करता है, काउंट कर लेता है, जितनी भी एरर्स होती है उनको क्या करता है, सिंपल वो शो कर देता है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये कहने का है, ठीक है। और आप यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हैं। और अगर कंपाइलेशन के बाद में जो भी हमारा जो भी आउटपुट आता है वो ऑब्जेक्ट कोड के रूप में, या कह सकते हैं फाइल बना लेता है। और उसके बाद में अगर हम उसको रन करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है जो भी हमारे फाइल का या प्रोग्राम का होता है। तो यहाँ पे सिंपल ये कंपाइलर हो गया। हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है, वही बात करेंगे। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। ये भी देखो, कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल टू मशीन कोड, और इंटरप्रेटर भी करता है। इट रन्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। वहां पे कंपाइलर क्या करता था कि कंपाइलर एक बार में ही सभी जितने भी एरर्स होते हैं, तो जितना भी कोई भी कह सकते हो कि बग्स होते थे उनको निकाल लेता था, उसको एक बार में ही शो करता था। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अगर कोई भी एक भी एरर मिलता है वहीं पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, उसके नीचे नहीं बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच सकता है। और इट डज नॉट मेक द ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्ट करता है हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज में। और इसके बीच में इट इज स्लोअर देन कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, सभी को कर लेता है एक ही बार में स्कैन, लेकिन ये क्या करता है, एक एक लाइन को करता है, जिससे ये इट टेक्स मच टाइम देन कंपाइलर। तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं इंटरप्रेटर की। अब बात करने वाले हैं लिंकर और लोडर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है अगर आप पीपीएस की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। लिंकर क्या होता है, तो लिंकर इट इज अ प्रोग्राम इन अ सिस्टम एंड विच हेल्प्स टू लिंक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल। जो भी हमारे क्या होते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स है, सपोज कोई आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें क्या होती है, कुछ हेडर्स फाइल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको क्या करता है, ये क्या करता है, सभी को निकाल करके और सभी को एक फाइल में कह सकते हो कि ये क्या करता है, लिंक कर देता है। और इसलिए इसको हम लिंकर कहते हैं। इट परफॉर्म प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, और इसलिए इनको इसको क्या कहते हैं, लिंक एडिटर भी कह देते हैं। और लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट लिंक सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स इनटू द वन प्रोग्राम। जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। इट आल्सो कंबाइंस फंक्शंस इन स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी विद द कोड दैट वी रोट। जो भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं या लाइब्रेरीज है, उनको क्या करता है, ये कंबाइंस कर देता है एक फाइल में, ठीक है। और आउटपुट ऑफ द लिंकर इज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, और इट इज यूज्ड टू डेवलप, टेस्ट एंड डिबग एंड स्मॉलर प्रोग्राम। क्या करते हैं, जो भी लिंकिंग के बाद में हमारा जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है वो हमारा डेवलप और टेस्टिंग और डिबग करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि लोडर। लोडर क्या है, लोडर इज अ प्रोग्राम दैट लोड्स
सिंपल लिंकिंग भी एक प्रोग्राम है, लोडर भी एक प्रोग्राम है। ये क्या करता है, मशीन कोड लोड करता है, मशीन कोड को कहाँ पे, प्रोग्राम इनटू द सिस्टम मेमोरी। जो भी हमारी सिस्टम की मेमोरी होती है उसमें क्या करता है, ये लोड करता है प्रोग्राम को। सिंपल। एग्जीक्यूटेबल फाइल विद द एक्सटेंशन exe इज क्रिएटेड। जो भी हमारी कह सकते हो कि वो कोड होता है, प्रोग्राम होता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, exe फाइल में। और जो क्यों, ये कौन सी फाइल को करता है exe में, जो हमारी लिंकिंग की गई एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड होता है। ना कि जब तक लिंकिंग नहीं होगी तब तक लोडर हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता था। और वहीं पे क्या करेंगे, आउटपुट ऑफ द लोडर इज एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और इट इज डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड डिबग लॉन्गर प्रोग्राम। तो यहाँ पे लोडर भी मैं पढ़ चुका हूँ। और अगर आपको ये सिंपल है कि आपको अगर आप एग्जाम के लिए लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको कैसे, आपको पीडीएफ अगर नहीं लिंक से डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे electro.quest3.in पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे नोट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नोट्स करेंगे तो यहाँ पे पीपीएस यूनिट 1 पीडीएफ नोट्स है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास नोट्स डाउनलोड हो गए, सिंपल था। और यहाँ से आप नोट्स इजिली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, अगर जिसको भी चाहिए। ये बहुत ही आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे अगर आप एग्जाम के एंड में आप इससे प्रिपरेशन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कि एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और टास्क। सपोज आपको कोई टास्क दिया गया है कि आपके बाबा ने कहा है कि आपको जाना है क्या, दिल्ली जाना है। तो वो क्या करते हैं, अब आपको नहीं पता है तो आपको क्या करते हैं, एक स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे कि आपको यहाँ से पहले ये वाली बस पकड़नी है, उसके बाद ये वाली बस पकड़नी है, इधर से ये ऑटो पकड़ के जाना है, फिर ये जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स जो भी लेने हैं वो आपको बता देते हैं कि इधर इधर जाना है। तो वो क्या है, वो हमारी एक एल्गोरिदम है, कहाँ से, आपके घर से दिल्ली जाने का, ठीक है। तो इसी टाइप के जो भी हमारा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप ये क्या आप ये कर सकते हैं कि पहला अगर यूज करें उसके बाद नाइन्थ कर लें। मतलब सपोज एक पहले बस पकड़नी थी उसके बाद ऑटो, कि आप पहले ऑटो पकड़ के बस पकड़ेंगे तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे कि नहीं, चले जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और जैसे हम एग्जांपल में दे सकते हैं, कोई भी मील बनानी है या डिश बनाते हैं अपने घर में किचन में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं एल्गोरिदम में, ठीक है। अब बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं अगर आप एल्गोरिदम राइट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको फिर एनालाइज करते हैं, फिर डेवलप करते हैं हाई लेवल की एल्गोरिदम और रिफाइन करते हैं। पहले डेवलप कर लिया एल्गोरिदम, फिर उसको हम सॉर्ट करते हैं कि यार इसमें क्या और चीजें हटा सकते हैं कि जिससे और बेटर हो जाए। उसके साथ में डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं जिससे आपको पढ़ने में इजी हो। फिर उसके बाद में उस एल्गोरिदम का रिव्यू करते हैं कि उसमें ये सही है या गलत है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो हमारी स्टेप्स हो जाते हैं एल्गोरिदम के। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इनपुट और आउटपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड। अभी देखो कोई भी एक मैं एग्जांपल दिया था कि आपको अपने घर से दिल्ली तक जाना है, तो आपके बाबा ने रास्ता बताया तो वहां पे इनपुट दिया, ठीक है। लेकिन आपको वहां पे जाना है तो अगर वहां पे पहुंच गए तो आपको आउटपुट मिला। तो दोनों चीजें वहां पे पॉसिबल होती है अगर एल्गोरिदम, अगर दोनों चीजें नहीं पॉसिबल है, इनपुट और आउटपुट, तो आपकी एल्गोरिदम गलत है। तो उसके साथ में फाइनाइटनेस, इनफाइनाइट नहीं होता है, कुछ ना कुछ आउटपुट आना ही आना है। डेफिनेटनेस और उसके साथ में इफेक्टिवनेस, ये सभी पॉइंट्स आप पढ़ लेना, ठीक है। और फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल फॉर्म ऑफ द प्रोसेस एंड एवरी स्टेप इंडिकेटेड बाय द शेप एंड दीज शेप्स आर कनेक्टेड द लाइंस सो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। देखो यहाँ पे अगर स्टार्ट और एंड करना होता है प्रोग्राम को तो इस वाली शेप का यूज करते हैं, इसको ओवल कहते हैं। एरोज के एरोज क्या करता है, ये बताता है कि इसके बाद में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर इनपुट और आउटपुट को यूज करना है तो पैरेललोग्राम का यूज कर लेते हैं। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं, डिसीजन के लिए हम डायमंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। क्लियरली शोज हाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑपरेट, स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल आर क्लियरली इंडिकेटेड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पढ़ सकते हैं यार सिंपल। अभी लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हो जाती है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा अगर प्रोग्राम हो गया वहां पे आपको नहीं समझ पाओगे ना कहाँ पे क्या ऐड करना है क्या करना है। वहां पे हमारे लिए एल्गोरिदम बेटर हो जाती है। वहीं पे ये टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको बार बार लूप लगाने हैं तो वहां पे दिक्कत होने लगती है अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं बहुत बड़ा। तो अभी सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड इज अ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड दैट हेल्प्स प्रोग्रामर डेवलप एल्गोरिथम। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टेक्स्ट बायस्ड डिजाइन टूल। यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज ये हमारा जावा का कोड है,
तो जावा कोड क्या करता है, इफ आई इज लेस देन 10 देन आई प्लस प्लस, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू लेस देन छोटी है 10 से, तो क्या करना है, एक आई को बढ़ा देना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुत से प्रोग्रामर नहीं, या कह सकते हो जो बिगिनर्स है वो नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वो अपनी एक सूडो कोड में लिख सकते हैं कि इफ आई इज लेस देन 10 देन इंक्रीमेंट कर दो किसको, आई को, किससे, एक से। तो बस ये हमारा सूडो कोड होता है कि ये अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है। तो एडवांटेज ऑफ सूडो कोड क्या होता है, इजी मॉडिफाइड, क्योंकि हम ये मेरी लैंग्वेज है, मैं इसको इजीली मॉडिफाइड कर सकता हूँ, इसमें कोई स्टैंडर्ड की जरूरत है नहीं। और सूडो कोड इजीली कन्वर्ट इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप सूडो कोड लिखते हैं तो आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से जल्दी आप अपना कह सकते हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे डिसएडवांटेज की बात करें कि ये विजुअल नहीं है, वहीं पे फ्लो चार्ट क्या होता है, विजुअल दिखता है। Communication problem occur due to the lack of standardization। सपोज ये क्या है कि आप यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दी हो, लेकिन अगर कोई आप बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, या कह सकते हो चाइनीज है, उसको नहीं आती इंग्लिश, तो वो क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंडिंग में उसके नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये जो चीज है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है सूडोकोड में। तो बात करते हैं अब हम कुछ फ्लो चार्ट्स की, कि फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अगर कोई भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिससे चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, तो वहां पे हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो सिंपल क्या करेंगे, पहले हम एक यहाँ पे सर्कल ले लिए जो कि क्या करता है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं परसेंट क्या करता है, ये परसेंट जो ऑपरेटर होता है, ये परसेंट ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक नंबर दे दिया गया, उसको 2 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सपोज 5 दिया, 5 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है, 1, तो 1 आया। तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ कि 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, नंबर कैसा हो गया, ऑड, क्योंकि 5 ऑड है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 आता तो 2 से 4 को डिविजिबल करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे 0 आया तो ये हो जाएगा ट्रू, तो नंबर कैसा हो जाएगा, इवन। और ये दोनों अगर खत्म हो जाते हैं कोई भी, तो उसके बाद में यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम। सिंपल ये प्रोग्राम था। अब उसकी एल्गोरिदम भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे इस एल्गोरिदम भी लिख दिया। स्टार्ट द प्रोग्राम, उसके बाद रीड एंड इनपुट द नंबर। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इनपुट को रीड करेंगे, चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। यहाँ पे नंबर को चेक करते हैं कि इफ नंबर इज इवन और ऑड, अदरवाइज, और जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले कर। सिंपल ये हमारी एल्गोरिदम हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम बनाएंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम किसका, फैक्टोरियल नंबर का। तो फैक्टोरियल नंबर के लिए आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे देखो सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके साथ में जो हमारा एन है, ये क्या करना है, इनपुट ले रहे हैं कहां से, यूजर से। और उसके बाद में हम आई एक वेरिएबल है जिसको हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। उसके साथ में फैक्टोरियल की वैल्यू जो है 1 कर दिए, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है हमेशा स्टार्टिंग में। तो आई अगर लेस देन है, इक्वल है 1 से, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल को। और उसके साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट इज फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1। अगर फॉल्स हुआ, यहाँ पे फॉल्स, ये अगर फॉल्स हो गया, जैसे आप यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल को। अदरवाइज ये क्या, अगर ट्रू होता रहता है तो ये क्या करेगा, फैक्ट कर देगा फैक्टोरियल को, और हर बार आई प्लस प्लस 1 करता रहेगा। ये सिंपल, अभी लूप नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे बाद में। और यहाँ पे एल्गोरिदम को देख सकते हो, पहले क्या क्या स्टार्ट किया, नंबर को रीड किया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, फैक्ट, और इनकी वैल्यू को 1 1 सेट कर दिया। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, रिपीट कर दिया, यहाँ पे थ्रू कर दिया 6 अंटिल आई इक्वल 1। जब तक आई इक्वल 1 नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे स्टेप 6 तक यहाँ पे हर बार रिपीट करना है। जो जैसे ही ये क्या होता है कि ये आई इक्वल एन हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट फैक्टोरियल कर देना है, उसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप, सिंपल। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। सपोज कोई भी 3 नंबर है, 6 5 7, तो इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है या छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो 3 नंबर तो चाहिए ना, तो वो रीड करेंगे इनपुट कहां से, यूजर से। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ए क्या बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो फिर चेक करेंगे कि ए बड़ा है सी से, अगर ए बड़ा है सी से तो इसका मतलब है ए सबसे लार्जेस्ट है। वहीं पे चेक करेंगे कि अगर ए छोटा है बी, ए छोटा है बी से, तो मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। फिर उसके साथ बात चेक करेंगे, बी बड़ा है सी से, इसका मतलब है कि बी सबसे बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन। अगर सी छोटा होता है बी से, इसका मतलब है कि ये सबसे छोटा है, यहाँ पे अगर सी छोटा है बी से तो यहाँ पे सी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये आपको सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके साथ में इसके एल्गोरिथम की बात करें तो डिक्लेयर करेंगे 3 वेरिएबल्स को, उसके बाद में चेक कर लेंगे कि x बड़ा है y से एंड x बड़ा है z से। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज इफ y इज बड़ा है z से और y बड़ा है x से, इसका मतलब है कि y बड़ा है। अदरवाइज अगर दोनों नहीं बड़े हैं तो कौन सा बड़ा होगा, z बड़ा होगा। तो सिंपल प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा
एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है सी प्रोग्राम का, जिसमें हमारे पास ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसके साथ में ये फंक्शन है। ये हमारा मिसप्रिंट हो गया गाइस, तो इसको भूल जाए, ये मैं हटा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना ली एबीसी, और उसके साथ में ये फ्लोट डी है, ये भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब है जो हमारा मेन फंक्शन के बाहर होगा या किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वो हमारे कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल। देख सकते हो ये इंट एक्स कामा वाई और जेड और कैट सी एच, ये सभी वेरिएबल्स जो है ये हमारे किसके अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर, या कोई भी फंक्शन के अंदर होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे देख सकते हो जेड और सम एक्स कामा वाई, जो भी हमारी एक्स और कामा वाई की वैल्यूज हैं वो क्या होती है, किसमें पास कर रहे हैं, सम में, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने वैल्यू ले रहा है, दो वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यू एक्स और वाई की डालनी पड़ी। और यहाँ पे ये क्या करेगा, सम कहाँ पे डायरेक्ट, ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और इसमें x1 की जगह पे x आ जाएगा और y की जगह पे y1 की जगह पे y आ जाएगा, और वहां पे ऐड कर देगा, फिर रिटर्न कर देगा, यही जो वैल्यू है वो कहाँ पे, z में। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, ये फंक्शन की कॉल होती है, सिंपल। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सी प्रोग्राम का। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, कंपाइल करते हैं, और आपको पता है कि लिंकिंग क्या होती है, लिंकिंग क्या करते हैं, जितने फंक्शंस होते हैं उसको लिंक कर देते हैं, उसके बाद में हमारी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिंटैक्स एरर की। अब देखो कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें एरर्स भी आती हैं, तो हमारी एरर्स कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप की, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, सपोज सिंटैक्स एरर क्या होती है कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस हटा दिया, सपोज मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा एरर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये एक्स लिख दिया है, ये मुझसे क्या हो गया है, ये सिंटैक्स एरर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया। जितनी भी मिसप्रिंटिंग हो जाएंगी आपके प्रोग्राम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड कंपाइलेशन एरर, एंड व्हेन दे आर ऑल ऑलवेज डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर जो होता है, जब कंपाइल करता है प्रोग्राम, वहां पे वो डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इजिली। और उसके साथ में लॉजिकल प्रोग्राम क्या होता है, एक बग होता है जिससे आपको प्रोग्राम में नहीं पता चलेगा कि आप कोई एरर आया, लेकिन जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपका जो डिजायर्ड आउटपुट चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा होगा, तो इससे आपको वहां पे पता चलेगा कि वहां पे लॉजिकल एरर है। तो आपको वहां पे चेक करने की नीड होगी कि यार मुझे चेक करना होगा कि यार लॉजिक मेरा सही है या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज आउटपुट ऑफ कंपाइलर, इट प्रोसेसेस द सोर्स कोड। क्या करते हैं, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उसको प्रोसेस करने के बाद में कंपाइलर जो भी हमारा आउटपुट देता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। ऑब्जेक्ट कोड एक सिंपल की एक फाइल होती है, कंपाइल्ड फाइल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड इज अ यूजुअली अ मशीन कोड। और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा सिंपल होता है वो क्या होता है, मशीन कोड होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड जो हमारा लिंकर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारे लिंक करने के बाद में जो भी हमारी लिंकर प्रोवाइड करता है फाइल, उसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ठीक है, अब आस्क की वैल्यू की बात करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और ये क्या करती है, ये यूज की जाती है कैरेक्टर्स को हम नंबर्स के प्लेस पे यूज करना। सपोज कोई कैरेक्टर है, कैपिटल ए, अगर सॉरी स्मॉल है, स्मॉल ए का कौन सा आस्क की वैल्यू होती है, 97। अगर आप 97 यूज करेंगे तो आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में जेड के कितना होता है, 120। तो इसके बीच में जितने भी ए टू जेड लेटर्स होते हैं इसके 97 टू 120 के बीच में होते हैं। कैपिटल लेटर कहाँ होते हैं, 65 टू 90 के बीच में होते हैं। वहीं पे बात करूं कि जीरो कहाँ पे होता है, 48 पे होता है, और 9 कहाँ पे होता है, 57 पे होता है। अगर 6 और 7 चाहिए तो वहां पे 40 और 8 और 57 के बीच में मिल जाएंगे। तो ये हमारी आज की वैल्यूज होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं ज्यादा मैं समझा सकता हूँ, सिर्फ उतना ही रख रहा हूँ जितना फर्स्ट यूनिट में है, और उसके बाद में हम सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगले कुछ यूनिट्स में आने वाले। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स are those words and which specify meaning in C language, and keywords should not be used as variable name to avoid the problem to compile time errors। जैसे हमारे कंपाइलर क्या करता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं इफ का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन लगी है। अगर फॉर लेते हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि लूप लगा हुआ है। ठीक है, इंट लेते हैं तो इसका मतलब इंटीजर। तो ये जो सभी टाइप के हमारे कह सकते हो कि कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम अपने वेरिएबल के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज करते हैं, वेरिएबल क्या होता है अभी नहीं पता चला होगा, अभी नीचे बात करने वाले हैं। तो अगर वेरिएबल के रूप में अगर यूज करते हो तो वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा हमारा कीवर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स या कीवर्ड्स कह सकते हो हमारे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल यही था कीवर्ड्स। और यहाँ पे आप कीवर्ड्स पढ़ सकते हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में। ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी। अब कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास
बहुत सारे बिल्डिंग इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जिसमें क्या है, पहला स्कैनफ है और दूसरा कौन सा है, प्रिंटफ फंक्शन है। स्कैनफ क्या करता है, रीड्स करता है इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और यूजर इनपुट। जो भी हमारा यूजर है इनपुट प्रोवाइड करता है, तो वो किसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं, स्कैनफ के थ्रू। वहीं पे अगर मुझे कोई आउटपुट शो करवाना है यूजर के लिए, तो उसको किसके थ्रू करेंगे, प्रिंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से अभी पढ़ लेंगे। कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज कौन कौन से, देखो कैरेक्टर सेट। अभी कंपोनेंट में क्या है, कैरेक्टर सेट का मतलब है कि लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स और वाइट स्पेस, या सिंपल कैसे होते हैं, जो भी हमारे कीबोर्ड्स में होती है बटन्स, उनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ में डेटा टाइप, क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट है। डेटा टाइप क्या है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। इंट क्या है, इंट जो भी हमारे डिजिट्स या कह सकते हो जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंट कहते हैं। ठीक है, उसके साथ में फ्लोट, पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर, डबल। कैरेक्टर में क्या कहते हैं, कैरेक्टर ए बी सी डी इस टाइप के कैरेक्टर आ जाए। डबल क्या होता है, ये भी एक्सटेंशन होता है फ्लोट का। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, 2 4 5 इस टाइप के कांस्टेंट को कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे एज है, सैलरी, नेम, वैल्यू, अगर इस टाइप के वेरिएबल्स बनाते हो तो उसे वेरिएबल्स कह देते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, फॉर, डू, इफ, कंटिन्यू, इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं वो हमारे कंपोनेंट्स कहते हैं सी लैंग्वेज के। ठीक है, सिंपल पढ़ लेना। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट एंड दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर डेटा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये क्या करता है, डेटा टाइप क्या करता है, स्टोर करता है एक कोई भी डेटा को एक फॉर्मेट में। सपोज कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर करना है, किसी को फ्लोटिंग या डेसिमल वैल्यू है उसको फ्लोट में स्टोर करेंगे। तो इसी टाइप की चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। तो डेटा टाइप इज यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर टू यूज इन प्रोग्राम। क्योंकि हम डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं तो कंपाइलर समझ जाता है कि वो कहाँ से आ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, कैर से, फ्लोट से, लॉन्ग से, या और किसी से। तो इंटीजर क्या है कि जो भी हमारी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उसको हम इंटीजर कहते हैं। ये कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। वहीं पे कैरेक्टर क्या होते हैं, जो भी हमारी एबीसीडी जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैर टाइप के होते हैं। ये 1 बाइट का होता है, यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हैं। फ्लोट टाइप क्या होता है, जो भी हमारी डेसिमल्स वैल्यूज होती है वो हमारी फ्लोटिंग होती है। ये कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है। वहीं पे लॉन्ग क्या होता है, जैसे इंटीजर होती है छोटी वैल्यूज, यहीं पे इंटीजर लॉन्ग क्या होता है, वो 8 बाइट का होता है। जो बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करना होता है उसे लॉन्ग कहते हैं। वाइड क्या होता है, इट इज यूजुअली स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ फंक्शन रिटर्न नथिंग। तो बाद में पढ़ लेंगे, ये सिंपल पढ़ सकते हो। वाइड टाइप क्या होता है कि जैसे हमें कोई फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं चाहिए, सिंपल हमें फंक्शन बनाना है जिससे मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, ना कि मुझे कोई रिटर्न टाइप की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम वाइड का यूज करते हैं। वहीं पे डबल, डबल क्या होता है, ये मोर प्रिसाइज होता है। जैसे पॉइंट के बाद में बहुत ज्यादा डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोट की जगह पे डबल का यूज कर लेते हैं। और ये क्या होता है, ये भी 8 बाइट का होता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ फ्लोट हम डबल को यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं सी में, अब उस पर बात करते हैं। वेरिएबल सिंपल क्या होता है, एक कंटेनर होता है। सपोज हम कोई भी एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है, और उसमें हम क्या चाहते हैं कि मुझे, सपोज मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, तो उसमें क्या कर सकता हूँ, किसी की एज डाल सकता हूँ। तो ये बताओ एज कैसा होगा, एज एक हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि सभी को पता है कि कोई भी पूछता है तो ये नहीं कोई बताता है मेरी एज 19.5 है, सीधे कहता है 19 ईयर, 20 ईयर्स। तो वो कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर। चलो सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको सैलरी स्टोर करनी है तो कौन से टाइप का वेरिएबल होगा, वो आपका, हमें लगता है कि वो फ्लोटिंग होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी किसी की सैलरी ये नहीं होती 25,000, किसी की हो सकता है कि वो 25,000.500। समझ में आ रहा है, नहीं? तो इसका मतलब है कि हमारी सैलरी दोनों हो सकती है, इंटीजर भी, फ्लोटिंग भी। तो इसलिए अगर दोनों चीजें हो सकती हैं तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, फ्लोट, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर भी आ जाता है। तो यहाँ पे अभी समझ में आ रहा होगा। नेम ऑफ वेरिएबल कैन कंपोज बाय द लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जो भी हमारा नेम होता है वो किसमें, जैसे यार अपनी नेमिंग करते हैं, क्या आप किसी का नाम नेम सुने कि 1 2 3 अभय, नहीं, लेकिन अभय 1 2 3 सुने होंगे। तो जिस टाइप से आपको अगर अपना नाम पढ़ने में गलत लग रहा है, वैसे अगर यहाँ पे नाम रखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे किसी का डॉलर अभय कर दिए, वो नाम गलत हो गया। लेकिन अभय यहाँ पे 1 2 3 कर सकते हो, अभय अंडरस्कोर 1 2 3 करते हैं, लेकिन अभय डैश सिंह नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इट मस्ट बी बिगिन विद द लेटर्स और अंडरस्कोर। यहाँ पे बता रहा है अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है या लेटर से, तभी ये इंपॉर्टेंट या कह सकते हो ये हमारा वेरिएबल एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पे अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर, जैसे कैपिटल अभय लिखा है और क्या स्मॉल अभय लिखा है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसका मतलब ये है। और ये इसका मतलब है कि ये हमारा केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, कि हमारे 3 टाइप के स्कोप होते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक। तो लोकल क्या होता है, इट इज अ लोकल टू ब्लॉक एंड विच वेरिएबल इज डिफाइंड। देखो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लोकल क्या होता है। तो लोकल क्या होते हैं कि जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल बनाए गए वो लोकल हो गए, ठीक है। और ग्लोबल कौन से होते हैं, ये होते हैं। और स्टैटिक कौन से होते हैं, जो हमारे फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ में बनाए जाते हैं, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक टू ब्लॉक विच
which the variable is defined, it remains allocate the memory throughout the life of the program irrespective the whatever function। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ एक बार डिफाइन किए जाते हैं और वो थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम तक चलते रहते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस की। तो स्टोरेज क्लासेस मेनली हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। स्टोरेज क्लासेस यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वेरिएबल्स, या कह सकते हो फंक्शंस, ठीक है। और दीज फीचर्स आर बेसिकली इंक्लूड द स्कोप, विजिबिलिटी और लाइफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ऑटो है वो स्टैक, यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हो, ये क्या करता है, यहाँ पे मेन चीज है स्कोप कहाँ पे है और लाइफ कहाँ पे है, और यहाँ पे सभी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस ये पूरे चार्ट को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला मेरा एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस का। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिए ए और आई, जिसके डेटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है। इसमें मैंने %d करके ए कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यार यहाँ पे जो ये चीजें लग गई है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई हैं, इनको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 20, और उसके बाद इसके बाद में इंट ए इक्वल्स टू 20 का मतलब है कि अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 20। उसके बाद में यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया, और ये फॉर लूप क्या कर रहा है, आई की वैल्यू 0 से 3 तक, मतलब ये 3 टाइम्स प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 5। उसके बाद में फिर से किसको प्रिंट कर रहा है, 5। तो पहली बार में कितना प्रिंट करेगा, गार्बेज। गार्बेज क्यों प्रिंट करेगा, क्यों गार्बेज करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको कुछ डिफाइन नहीं किया गया। और अगर बता दूं कि ऑटो का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लगाते हो तो ऑटो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं डिफाइन किया तो गार्बेज। और ये किसके अंदर होता है, विद इन ब्लॉक, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है तो इसका सिर्फ एक्सेस मेन फंक्शन के अंदर होगा। अगर कोई दूसरा फंक्शन होता है उसके अंदर नहीं होता। और ये क्या होता है, एंड ऑफ ब्लॉक होता है, क्योंकि ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर रहेगा। अगर दूसरा कोई ब्लॉक होता है या दूसरा कोई फंक्शन होता है उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही इसका एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी समझ पाएंगे कि आउटपुट कैसे आया, क्योंकि इसका गार्बेज आ गया और 3 टाइम्स इसने क्या किया, 20 प्रिंट किया, और यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक 5 कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक क्या करता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने बनाया कि एक मैंने स्टूडियो डॉट एक्स ले लिया, क्योंकि स्टूडियो डॉट एक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रिंट अप होता है और स्कैन अप होता है, जिसको हमें लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, प्रिंट अप और स्कैन अप को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्टैटिक और स्टैटिक इंट ए इसको टू 10। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट बनाया था, वो ऑटोमेटिक बन गया था, लेकिन अब किसे कैसा, स्टोरेज क्लास दे दिया स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने स्टैटिक दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इसको दे दिया, और यहाँ पे हर बार यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ठीक है, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देख सकते हो वाइड, और यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ा है। तो 10, 25, 24, 25, 26, 11, 25, 12, 26, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी उसकी, उसकी वैल्यू 10 थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 और 24। लेकिन ये हर बार, क्योंकि ये एक ही बार ये क्या करता है, असाइन करते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और उसके बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो टिल एंड ऑफ प्रोग्राम, ये एंड ऑफ प्रोग्राम तक वो वेरिएबल्स की लाइफ लाइन बनी रहती है, इसलिए ये चेंज नहीं हुए। समझ में आ रहा होगा कि इसलिए ये बढ़ते रहे। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं बनाए जाते तो ये क्या होते, सिर्फ हमेशा 10 और 24 ही देते रहते हैं आंसर, ठीक है। और वहीं पे बात करता हूँ अब कौन से स्टोरेज क्लास की, रजिस्टर की। तो रजिस्टर एक सिंपल होता है, ये क्या करता है, सीपीयू में वेरिएबल को स्टोर करा देता है, जिससे बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंट में रजिस्टर इंट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो प्रिंट एफ %d ए करोगे तो इसकी इस रजिस्टर की स्टार्टिंग वैल्यूज कितनी होती है, यहाँ पे गार्बेज होती है। सॉरी यार, यहाँ पे भी मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे गार्बेज को चेक करना है, यहाँ पे गार्बेज लिख देंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा होगा यार कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब एक्सटर्नल की बात करता हूँ। एक्सटर्नल क्या करता है, ये डायरेक्ट हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को यूज, या कह सकते हो वर्चुअल मेमोरी में हमारा ये वेरिएबल को स्टोर कर देता है। %d ए कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि हमारा जो भी हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, गार्बेज 0 होती है। और ये इसका प्रोग्राम, इसका एक्सेस कहाँ तक होता है, टिल एंड ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी स्टोरेज क्लासेस थी, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, इस डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो भी थोड़ी सी डेफिनेशन है उनके बारे में पढ़ लेना। और बस इतना ही गाइस इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एक और नई यूनिट के साथ में पीएस की।